तो हेलो दोस्तों, आप स्वागत है आपका मेरे चैनल डिस्कस विद पंकज में। आज हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक टेंस के बारे में। टेंस होते क्या हैं, टेंस में इंग्लिश ग्रामर में इसका क्या रोल है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप टेंस से कभी घबराएंगे नहीं। और इंग्लिश की ट्रांसलेशन में टेंस का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें अच्छे से देखते रहिए। तो शुरू करते हैं टेंस से। एक्चुअली टेंस है क्या? टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल, और काल मतलब समय, यानी जिसके द्वारा हम किस समय में कौन सी घटना घट रही है उसका व्याख्या करें अपने शब्दों में, उसी को हम कहते हैं टेंस। और टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस यानी समय मुख्यतः 3 प्रकार के ही हो सकते हैं, या तो जो भी चल रहा है, या तो जो बीत चुका है, या तो जो आने वाला है। उसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या, 3 प्रकार के टेंस। तो पहले 3 कैटेगरी हैं टेंस की। तो पहली कैटेगरी में आता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, ठीक। और दूसरी कैटेगरी में आता है पास्ट टेंस, पास्ट यानी भूतकाल। और तीसरी कैटेगरी में आता है क्या, भविष्य यानी भविष्यकाल। तो ये 3 कैटेगरी हो गई टेंस की। और इन कैटेगरी में भी प्रत्येक की 4 शाखाएं हैं। तो जैसे देखिए, प्रेजेंट टेंस में की 4 कैटेगरी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम जैसे इसका प्रेजेंट का है वैसे ही पास्ट का भी होगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम सिर्फ जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, क्योंकि हम एक एक कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं। जब तक इसको अच्छे से आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे से इसको समझेंगे नहीं, तब तक आगे की चीज़ें समझना इतना आसान नहीं हो जाता। तो आज हम जानेंगे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है, और इंडेफिनिट जो बना है इसमें देखो 2 चीज़ें हैं, इन प्लस डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है डेफिनेटली, जिसके ना डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, यानी डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। और इन का मतलब, इन मतलब कोई किसी भी अक्षर के सामने इन, अन
एम आदि चीज़ लग जाए तो वो नेगेटिविटी को शो करता है, मतलब वो चीज़ उसके जस्ट विपरीत हो जाती है। जैसे कंप्लीट होता है, इसके सामने अगर इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट, जबकि इसकी जस्ट विपरीत। उसी तरह डिफिनिट जो है, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और जिस जस्ट इसके पहले इन लगा दिया तो क्या हो गया, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित। यानी इस टेंस में ये जो वाक्य होते हैं इनका निश्चितता से कोई संबंध नहीं होता, मतलब कोई जरूरी नहीं कि जो बात बोली जा रही है वो निश्चित हो, बस बोली जा रही है कहाँ ये काम होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब इससे ये बात सिद्ध होती है कि मतलब कि ये तो है तो सिंपल, लेकिन इसमें किसी चीज़ की निश्चितता नहीं है, किसी चीज़ की कोई पुष्टि नहीं है कि ये एक काम, एक जो कार्य जो हो रहा है, ये जो बात बोली जा रही है ये एकदम कन्फर्म ही है। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे इसमें कहा जाए कि राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है ये बताया तो गया, लेकिन ये निश्चित नहीं किया गया कि किस समय जाता है, क्यों जाता है, कब जाता है, किस लिए जाता है, ये निश्चित नहीं है। बस ये सिंपल बात कहेगी कि राम स्कूल जाता है। कोई राम नाम का व्यक्ति है, लड़का है, व्यक्ति कहाँ स्कूल जाते हैं, व्यक्ति लड़का है, वो स्कूल जाता है, ये बात सिंपल बोली है। लेकिन ये कुछ नहीं बताया कितने बजे जाता है, कब जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, क्या करने जाता है, घूमने जाता है, सिर्फ पढ़ने जाता है कि खाना खाने जाता है, ये बात नहीं बताएगी। तो इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में आता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, सॉरी। तो राम स्कूल जाता है, अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, जहाँ ता है आ गया, जहाँ पे ता है आ गया, ती है आ गया, ते हैं आ गया, ता हूँ आ गया, ऐसे शब्द अगर हिंदी वाक्य के अंत में आ गए, मतलब कि जो हिंदी वाक्य ही तो है ये, इसके अंत में ता है आया, तो मतलब ऐसे शब्द जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ऐसे शब्द आते हैं तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में आते हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं। स्ट्रक्चर तो फिलहाल कुछ नहीं होता है, बस समझने की बात है एक, लेकिन आप दिमाग में रखिए। सबसे पहले जो होता है इसके इसके शुरुआत में सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट मतलब किसके द्वारा काम किया, जैसे हम अभी हम बोले थे राम स्कूल जाता है, तो राम इसमें सब्जेक्ट है, यानी राम के द्वारा ही कोई कार्य हो रहा है। अगर राम नहीं होता तो स्कूल कौन जाता, तो यानी सब्जेक्ट, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब मतलब काम कौन सा कर रहा है, जा रहा है, राम स्कूल जा रहा था मतलब जाता है, मतलब कि जाना एक क्रिया है, मतलब कोई भी कार्य करना फिलहाल एक क्रिया ही होती है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वर्ब आएगा। और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है, बस यही सिंपल सी बात, इसमें वर्ब के साथ यस या ईएस लगता है। कब, जब ही सी इट या कोई नाम आए तब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कोई काम कहाँ को कर रहा है, स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, मतलब स्कूल उसका ऑब्जेक्ट है, कर्म है, मतलब स्कूल वो जा ही रहा है, मतलब जाता ही है। तो और यस या ईएस के बारे में जान लीजिए, यस या ईएस तभी लगाएंगे जब कोई नाम आ जाए, नेम,
और नेम कोई भी हो, राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, कुछ भी रख लो। और या फिर वह से संबोधित हो, ही, या फिर सी, या फिर इट अगर आ गया तो वहाँ भी आप वर्ब के साथ यस या ईएस लगाएंगे। ओके, तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं थोड़ा साइड करके। सबसे पहला ही उदाहरण ले लेते हैं। राम स्कूल जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम, तो हम राम लिख देंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब क्या है? जाता मतलब जाना। वर्ब एक क्रिया, मतलब जाना एक क्रिया है, तो जाना की जगह गो लगा देंगे। अब इसमें क्या कहा गया है